अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। सीएम योगी ने दिवाली से पहले गोरखपुर पर तोहफों की बारिश कर दी है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिले को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। इन योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। आज गोरखपुर में जो भी आता है वो गोरखपुर की बदली हुई इस तस्वीर को देख करके विभूत होता है। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है। कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है, अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है, अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है, अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर वो कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहाँ पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वहां जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है। उनको भी देखने सुनने को ही मिलता। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के, जन निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के, स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के, डोर टू डोर कलेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है। उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिले को 477 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने 233 विकास परियोजनाओं का तोहफा जनता को दिया और कृषि और स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं लाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया गया, गांव गरीब किसानों का सरकार ने ख्याल रखा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि चुनाव में सबकी नजर गोरखपुर मंडल पर थी, लेकिन बीजेपी ने देवरिया और कुशीनगर में सभी सीटें जीती है और यहां की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट भी किया। सीएम ने कहा कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, साथ ही अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। यहां पर इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं को उनका सही अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, ऐसे स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए इस भव्य समारोह के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
भाइयों बहनों, इन्हीं महापुरुषों की तप परिश्रम का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने में हम सब सफल हो पा रहे हैं। जब कोई भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में नहीं जानता था, जब राष्ट्रवाद के मुद्दे को छूना भी लोग। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सैफई पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव किसानों और दलित मजदूरों के एक बड़े नेता थे। साथ ही नेताजी की नीतियों को अपनाने की आज की तारीख में बेहद जरूरत भी है। हाँ, भारतीय राजनीति में एक बड़ा जो है क्षति है जय भीम। नेताजी की छवि जो थी वो शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ने की थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये दुख की घड़ी है। मैं भी अपने जो है श्रद्धा सुमन जो है उनको अर्पित करने के लिए आया, क्योंकि यूपी में भी और यूपी से बाहर भी उनके संघर्ष को देखा लोगों ने और उनसे सीख ली। तो मैं इस परिवार के साथ अभी जो हमारा अखिलेश जी का परिवार जो दुख हुआ उसके लिए महामानव तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये दुख सहने की क्षमता मिले। और अच्छा है उन्होंने अपने पिताजी के अंतिम समय में ढाल बनकर उनके साथ खड़े थे, तो कुदरत उनको ताकत दे कि वो आगे मजबूती से संघर्ष करते रहे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज बिजनौर पहुंचे हैं, जहां पर टिकैत ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद झालू में एक सभा को भी संबोधित किया है। साथ ही बरूकी, गाजीपुर और साथ ही गांव के किसानों से उन्होंने मुलाकात भी की है और मुख्य रूप से किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार के बनाए हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठाने पर जुर्माने वाले नए नियम का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा है। और सड़कों पर घूम रहे पशुओं की वजह से किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है और पशुओं पर सरकार की गलत रणनीति की भी उन्होंने बात कही है। देखो, यहाँ पे आए समस्या यहाँ पे भी है। जिले में गन्ना भुगतान किए हैं, बिजली के मीटर हैं। मुख्यमंत्री अपने घोषणा पत्र में ये कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे। घोषणा पत्र में मीटर लग के बिजली फ्री कैसे आएगी, वो टेक्नोलॉजी नहीं पता। बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा, वह टेक्नोलॉजी नहीं बताई। एक्सीडेंट ट्रेन से भी होता है, बस से भी हो, मोटरसाइकिल सब सो, लेकिन बंद होगा ट्रैक्टर। ये ऐसा लगता है कि साजिश है, कुछ रची जा रही। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये प्लानिंग है। और भाई प्लानिंग का तो विरोध होगा। अगर प्लानिंग किसान पे है तो उसका विरोध होगा। कटीले तार नहीं लगने के, ट्रॉली नहीं चलने की, पत्ती नहीं फूकने की। जमीन से किसान नफरत करे, जमीन से किसान का बच्चा जो नौजवान है वो नफरत करे, उसको आमदनी ना हो, वो उससे हट जाए, ये सस्ते में जमीन को लूट ले। बड़े व्यापारी जमीन पर लग रहे हैं। अब सड़कों के नज़दीक की जमीन फार्म के नाम पे, उसके नाम पर सब जमीनें खरीदी जा रही। जमीन ना बेचे अपनी लोग किसान। और वहीं प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग का एक बड़ा फैसला सामने आया, जो कि यूपी रोडवेज के 56,000 कर्मचारियों के लिए संकट बन सकता है। प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू ने अपने आदेश में 75% अनुबंधित बसें चलाने की बात कही है, जबकि अभी निगम के बेड़े में महज 25% अनुबंधित बसें चल रही हैं। वहीं प्रमुख सचिव का आदेश कर्मचारी संगठनों को रास नहीं आ रहा है। वहीं इस निर्णय से अनुबंधित बस मालिकों की बाँचें खिल गई हैं और प्रमुख सचिव के आदेश को लागू करने के लिए निगम प्रबंध ने मंथन करना शुरू कर दिया। और आदेश से कर्मचारी संगठनों में रोष भी है और एक दिन में कई कर्मचारी संघ संगठन आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। रोडवेज में अभी तक 25% जो है प्राइवेट बसें चल रही हैं, जिन्हें अनुबंध के आधार पर संचालित किया जाता है, जबकि 75% बेड़ा रोडवेज का अपना है। कुल 12,000 बसें हैं, जिसमें 9,000 रोडवेज संचालित करता है और 3,000 अनुबंधित बस मालिक। लेकिन अब भाजपा सरकार ने
इसको फैसले को पलटते हुए 75% अनुबंधित बसें चलाने की बात कर रही है और 25% बेड़ा रोडवेज का रहेगा। इसको लेकर के पूरा बहुत बड़ा आक्रोश फैलता जा रहा है। कर्मचारी संगठन जहां लेकर के लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अनुबंधित बस मालिक काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी शंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। उनका कहना है कि जब तक ये पॉलिसी मॉडिफाई नहीं होगी तब तक ये बसें लगाना संभव नहीं है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। देखिए, परिवहन निगम में 2016 में करीब 3200 अनुबंधित बसें थीं, लेकिन यहाँ की गलत नीतियों के कारण उनकी संख्या इस समय 2000 के आसपास है और इन्होंने एक निर्णय लिया था कि हमारी फ्लीट का 30% ही अनुबंधित बस लगेंगी, जिसको कि प्रमुख सचिव साहब ने अभी एक आदेश किया है कि 75% अनुबंधित बस लगेंगी। लेकिन ये 2 अप्रैल 2022 में ये एक नई योजना लाए थे जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई और अभी अक्टूबर में इन्होंने फिर एक नई योजना लॉन्च की है। और सहकारी बैंक में 146 करोड़ रुपए की जालसाजी को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसमें 75 करोड़ रुपए की रकम दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन बैंक के अधिकारियों की सक्रियता से पूरी रकम को फ्रीज कर दिया गया और फिलहाल इस पूरे मामले में 4 बैंक अधिकारियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। 45 करोड़ रुपए के ऊपर अटैक हुआ, वहां पर साइबर फ्रॉड जो जालसाज थे उन्होंने अटैक किया था। सर, किस तरह का अटैक था? ये एक साइबर अटैक था या इंटरनल कुछ था? ये मतलब ऑनलाइन में कोई भी होगा वो साइबर अटैक होगा। कुछ एक्स बैंक स्टाफ है, रिटायर हुआ, वो किसी को साथ आ करके इन्हीं का सिस्टम का यूज करके कुछ अमाउंट का ट्रांसफर करने के लिए प्रयास कर दिया। 146 करोड़ का अमाउंट है। बैंक का कोई इंटरनल सिस्टम है, अलर्ट होकर के पूरी पैसा का रुका है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, अटेम्प्ट फ्रॉड हुआ। इसमें मुकदमा लिख करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बैंक भी उनका इंटरनल जांच में 4 लोग का अभी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग अभी 2-3 दिन के अंदर ये मुलजिम का पकड़ेंगे। इसमें फ्रॉड नहीं हुआ, फिर भी इसी में क्या क्या कमियां हैं वो नोट करके आगे हम सुधार करेंगे। किसने सर ये कंप्लेन की है बैंक की तरफ से? बैंक स्टाफ का माध्यम से कंप्लेंट हुआ। ठीक है। अभी सर क्या कुछ लोगों हिरासत में भी लिए गए हैं इसमें? अभी नहीं है। तो देखिए, ये DIG हैं साइबर सेल के एन क्लांची जी, इनका कहना है कि जो पूरी घटना है वो सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है, उसमें जालसाजी नहीं हुई है। तो फिलहाल जो इसमें शामिल लोग हैं उनकी जांच की जा रही है और बैंक से जुड़े कुछ कर्मचारी हैं उनका भी नाम सामने आया है। फिलहाल 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और बाकी आगे की जाँच जारी है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फखर किदोई, जनता टीवी, लखनऊ। सहकारिता बैंक के करीब 146 करोड़ रुपए की रकम पर साइबर जालसाजों ने हाथ डालने की कोशिश की थी। हमारे साथ VK मिश्रा जी हैं, महानिदेशक हैं। सर, क्या मामला था पूरा और किस तरह से ये अटैक हुआ था? ये एक्चुअली कोई बाहरी कर्मचारी यहाँ का जो रिटायर्ड था जो है आया और वो कुछ कंप्यूटर वगैरह में जो है कुछ उसमें सूचना लिया जो है कुछ हार्ड डिस्क से जो है, और उसके बाद वो 2 से 3 के बीच में वो पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया, बट वो है पैसा सुरक्षित हो गया। पैसा जो है प्राइवेट किसी उसमें नहीं जाने पाया, या तो हमारे ही बैंक में पड़ा रह गया है या तो HDFC ICICI में वो पैसा जो है वो आज शाम तक वापस करने के लिए। तो जो जिन बैंकों में गया है क्या उन खातों की भी जांच हुई? किसके खाते हैं वो? जिस पुलिस जांच कर रही है, उसकी पुलिस ही जांच कर रही है। अच्छा, एक्स का जो कर्मचारी हैं क्या उनको किसी आप लोग ने नेम्ड किया है उनको? नेम्ड है। कितने लोगों को सर कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी 4 लोगों को कर दिया। किस स्तर के हैं सर ये? वो सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक। उनकी क्या कमी सर, क्या गलती लगती है शुरुआती जांच में? शुरुआती में है कि वो जो उनका पासवर्ड या इस तरह का जो होता है जो है वो सिक्योर नहीं कर सके, या इस तरह का उनको करना चाहिए था जो है प्रॉपर वे में कहीं न कहीं चूक किया। FIR सर हो गई है? कराएंगे? FIR हो गई। तो देखिए, ये VK मिश्रा जी हैं, महानिदेशक हैं इस बैंक के, और उनका कहना है कि जो जालसाज है उसमें कुछ पूर्व कर्मचारी हैं, उनका नाम सामने आया है। फिलहाल 4 लोगों को इसमें सस्पेंड किया गया है और आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसमें जो भी नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फखर किदोई, जनता टीवी, लखनऊ। और देश में आए दिन कुत्तों के हमलों की दिल दहला देने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नोएडा से भी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। सेक्टर 39 में कुत्तों के हमले से एक मासूम की जान चली गई। घटना के बाद मामले का खुलकर विरोध हो रहा है और लोग सरकार से कुत्तों को लेकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यह घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण में जुटे मजदूर राजेश कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वो रहते थे। यहाँ पर दोनों बच्ची को छोड़कर कुछ देर के लिए वो चले गए और कुछ आवारा कुत्तों ने बच्ची पर अटैक कर दिया और कुत्तों ने बच्ची के कई शरीर के अंगों को बुरी तरह से नोच दिया था, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल भर्ती करना पड़ा, लेकिन उसकी
मौत हो गई है। आवारा कुत्तों ने बच्ची के पेट पर हमला किया था, जिससे उसकी आंतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और दिवाली के त्यौहार में अब चंद दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में अब कुम्हार तेजी के साथ तैयारी में जुटे हैं। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित कुम्हार वाली गली में इन दिनों काफी रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ कुम्हार दिए और मिट्टी के बर्तन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 साल के बाद दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बाजार में दियों की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुम्हारों ने दिवाली के त्यौहार को देखते हुए 3 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। फिलहाल कुम्हारों का कहना है कि इस बाजार की हालत काफी अच्छी है, काफी तादाद में ग्राहक पहुंच रहे हैं। मिट्टी के दियों की डिमांड भी बढ़ी है और उस हिसाब से माल नहीं बन पा रहा है। हालांकि कुम्हार इस बार मिट्टी के बने बर्तन और दियों से अच्छे मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नवयुग मार्केट स्थित कुम्हार वाली गली से न सिर्फ होलसेल बल्कि रिटेल पर भी दिवाली की अच्छी बिक्री होती है। और कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन कानपुर देहात पहुंचा है, जहां पर मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वहां पर बनी अवैध बिल्डिंग को गिरा दिया है और दबंगों ने छत पर चढ़कर जमकर ईंट पत्थर बरसाए हैं, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 40 वर्षों से न्यायालय में यह मामला विचाराधीन था। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया कस्बे का यह पूरा मामला है। और बरेली में बारिश के बाद अब डेंगू बहुत तेजी से पांव पसारने लगा है। जिले में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह आंकड़ा 100 को भी क्रॉस कर चुका है। जिले में अब तक कुल 108 मरीजों की संख्या ये हुई है और बरसात के मौसम के बाद डेंगू में एकदम से संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया। जिला अस्पताल की बात की जाए तो डेंगू वार्ड फुल हो चुका है, जबकि इस मामले में सीएमओ का कहना था कि जिले में टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। देखिए, डेंगू के बारे में बचाव के लिए सबसे तो जागरूकता की बहुत जरूरत है। यहाँ पर ये क्योंकि स्वच्छ पानी में ये इसका मच्छर का बार लार्वा फैलता है, तो जहाँ पर स्वच्छ पानी रुक जाता है, जैसे कि तुम्हारे कूलर का बंद हो जाता है, फ्रिज बंद स्प्रे होती है, या टूटे फूटे बर्तन जो छत पर पड़े रहते हैं पानी भर जाता है, उसमें भी ये फैलावा बनता है। नालियों में जो साफ पानी है उसमें भी होता है, गमलों में पानी। सबसे पहले तो सावधानी के तौर पर हमको जहाँ पर जल का भराव होता है उनको साफ उन कंटेनर्स को साफ करना चाहिए। इसके अलावा हमारी तैयारी है कि उन जगह पर जहाँ पर लार्वा मिलता है हम लोग सोचते हैं तो एंटी लार्वा छिड़काव करते हैं और स्प्रे भी कराते हैं। और मेरा ये कहना है सभी जनता लोगों को, पुलिस के लोगों को कि अपने खुला कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और बचाव रखें अपना मच्छर से काटने में।